आगे चलते हैं। अब बच्चों न्यूक्लियर फिजिक्स के दो पार्ट्स हैं। इसके दो पार्ट्स में से पहला पार्ट है जिसको हम कहते हैं रेट या प्रॉपर्टीज ऑफ, पहला पार्ट कौन सा है? प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रेडियोएक्टिव डिके, ये इसका पहला पार्ट है और ये चैप्टर हमें 3 क्लासेस में खत्म कर लेना चाहिए। तो न्यूक्लियर फिजिक्स का पहला पार्ट क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रेडियोएक्टिव डिके। और इसका जो दूसरा पार्ट है वो है इट्स अबाउट एनर्जी चेंजेस इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। एनर्जी चेंजेस इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। 2016 से पहले, 2016 से पहले इसका सिलेबस डिफरेंट था, अब इसका सिलेबस डिफरेंट है। तो आपने 2016 के बाद वाले कोई नोट्स बुक्स या जो भी है उसमें न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ना है। हेडिंग दे दी, लेकिन माइनर चेंजेस हैं, कोई इतनी ज्यादा चेंजेस नहीं है। मतलब चेंजेस इस तरह की हैं कि अगर आप पहले वाली कोई बुक भी पढ़ लेंगे तो कोई फर्क इतना पड़ेगा नहीं, बस कोई 5% चेंजेस है। कॉपी हो गया सर? हाँ यार बताओ। आपके टॉपिकल में जो क्वेश्चन है वो 16 के बाद है? नहीं, 16 के बाद चीजें ऐड हुई, रिमूव कुछ नहीं हुई। तो पुराने अच्छा, सवाल तो हम साथ डाल सकते हैं, सही। ठीक है। चलो बच्चों अब आगे चलते हैं। बेटा मेरे टॉपिकल में कोई भी आउट ऑफ सिलेबस चीज नहीं है, तुम चुप करके करो, ठीक है। अच्छा अब लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल डिके, नेचुरल रेडियोएक्टिव डिके, नेचुरल रेडियोएक्टिव डिके। अब ओ लेवल में आपने सीखा हुआ है कि रेडिएशन रिलीज करते हैं, नेचुरल डिके क्या होता है। अब हमने A2 का पढ़ना है, A1 में वापस नहीं जा सकते। जो हाई एनर्जी अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं वो रेडिएशन रिलीज करके ब्रेक हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं जी रेडियो एक्टिव डिके। और जो नेचुरल डिके होता है उसकी जो प्रॉपर्टीज हमने A2 में पढ़नी है, 3 प्रॉपर्टीज पढ़नी है। लिखें अ नेचुरल रेडियोएक्टिव डिके, अ नेचुरल radioactive decay is exponential, is random, and is spontaneous। ये 3 प्रॉपर्टीज हैं जिनको हमने बहुत डिटेल में पढ़ना है। पहला पार्ट इन्हीं से रिलेटेड है। Our natural radioactive decay is exponential, random and spontaneous। और आपका इस चैप्टर से पहले हो सकता है इन तीनों का जो कॉन्सेप्ट हो वो डिफरेंट हो और इस चैप्टर के बाद डिफरेंट हो जाए। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं स्पॉन्टेनियस क्या होता है तो क्या कहोगे? दिलावर क्या होता है स्पॉन्टेनियस? अन्यवा बता दो, कुछ नहीं होता। कुमैल तुम बताओ स्पॉन्टेनियस क्या होता है? हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं आप कहेंगे एकदम से हो जाना, और ये गलत कॉन्सेप्ट है। सो स्पॉन्टेनियस का मतलब एकदम से होना बिल्कुल नहीं होता। केमिस्ट्री पढ़ने के बाद बच्चे 2 चीजें समझते हैं। क्या चीज? ना, ये गलत कॉन्सेप्ट है, गलत कॉन्सेप्ट है। मेरी बात सुनो, स्पॉन्टेनियस के जितने कॉन्सेप्ट आपने मुझे बताए ये सारे गलत हैं। और मैं मजे की बात बताता हूँ, जब मैं खुद स्टूडेंट था और मैंने केमिस्ट्री में ये स्पॉन्टेनियस पढ़ा था, मेरा भी यही कॉन्सेप्ट था जब तक मैं फिजिक्स टीचर नहीं बना था। तो स्पॉन्टेनियस का ये कॉन्सेप्ट नहीं होता, अभी हम पढ़ेंगे। चले मैं बता देता हूँ फिर हम आगे चलने लगे। स्पॉन्टेनियस होता है जिसको इन्वायरमेंटल कंडीशंस इफेक्ट नहीं करती। तो आप कह रहे हैं ना खुद ब खुद से हो जाना, अपने आप से चल पड़ना, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मेन पॉइंट ये है कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते थ्रू फिजिकल कंडीशंस। कब होगा कब नहीं होगा उसकी अपनी मर्जी, किस रेट पे होगा उसकी अपनी मर्जी। फिजिकल कंडीशंस ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और एनीथिंग एल्स कैन नॉट कंट्रोल दैट। जैसे हेबर प्रोसेस को आप प्रेशर के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, तो आपका जो ली शेटलियर प्रिंसिपल होता है वो न्यूक्लियर रिएक्शंस पे नहीं लगता। पढ़ा हुआ है ना ली शेटलियर प्रिंसिपल? वो क्या होता है, प्रेशर टेम्परेचर के थ्रू आप कंट्रोल लेके आते हैं। तो वो वाला कंट्रोल नेचुरल जो रेडियोएक्टिव डिके है उस पे आप लेके नहीं आ सकते। यानी कि नेचुरल डिके पे ली शेटलियर प्रिंसिपल डिके स्पॉन्टेनियस होता है जिसको फिजिकल कंडीशन के चेंज से कंट्रोल ना किया जा सके।
खुद ब खुद कुछ नहीं होता। अच्छा अब आगे चलते सर हैं। लिखवा दें। बेटा मैं उसी चीज के पैसे लेता हूँ ना, मैं आपको गमले उगाने के तरीके तो नहीं बताऊंगा ना, अभी यही मैंने लिखवाना है। तो मैंने वैसे ही एक चीज पूछी थी, अब ये शुरू करने लगे हैं ना। अच्छा अब देखो, अब जो है सबसे पहले नंबर 1 लिखो, थोड़ा वेट भी कर लिया करो, इतने जल्दबाज हो जाते हो। एक्सपोनेंशियल नेचर, प्रॉपर्टीज में लिखेंगे। नंबर 1 की हेडिंग दे दो ना, एक्सपोनेंशियल नेचर ऑफ नेचुरल डिके। नेचुरल डिके। और हमारी जो एजुकेशन का डिक्लाइन है ना, वो पता है कहां से पता चलता है? जिन बच्चों ने मैथ्स में लिया होता है ना डिस्टिंक्शन, उनसे पूछो एक्सपोनेंशियल क्या होता है, दे हैव नो आइडिया एक्सपोनेंशियल क्या होता है। ये बहुत बड़ा मसला है। तो नहीं, व्हाट ही इज टीचर, ही नोज दैट। अच्छा बात सुने, व्हाट इज एक्सपोनेंशियल का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसमें आप मुझे अगर मैथ्स बताओगे तो मैं फिजिक्स वाइज उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। स्टिल यू कैन ट्राई। कुमैल, व्हाट इज एक्सपोनेंशियल? सर गिव इट अ ट्राई। यू आर राइट, ये हमने शायद पहले पढ़ा होगा। हाँ ठीक है। अच्छा बात सुने, एक्सपोनेंशियल जो है अगर मैं बच्चों से कभी पूछूं तो ज्यादातर बच्चे कहते हैं जिसका कर्व यूं होता है, जिसका कर्व यूं होता है। बेटा एक्सपोनेंशियल जो है उसका कर्व ना यूं होता है, ना उस तरह होता है, ना इस तरह होता है। उसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसकी पूछूं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, दिलावर ये एक्सपोनेंशियल है या नहीं है? ये एक्सपोनेंशियल नहीं है। वेरी गुड बेटा। एक्सपोनेंशियल जो है उसको हम इक्वेशन से डिफाइन नहीं करते, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी से डिफाइन करते हैं। और फिजिकल प्रॉपर्टी ये है, आप लिखें लिखें इफ रेट ऑफ अ चेंज, और आपने इसी तरह हमेशा डिफाइन करना है इवन इन मैथमेटिक्स। इफ रेट ऑफ अ चेंज, अगर कोई चेंज हो रही है और उसका रेट जो है, इफ रेट ऑफ अ चेंज depends on the amount of reactant with power 1, या अमाउंट ऑफ बस रिएक्टेंट देख लो। तो अगर किसी चेंज का रेट उसके रिएक्टेंट की अमाउंट, then the change is then the change is exponential। तो जहां पे भी रेट ऑफ चेंज रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा, वो चेंज क्या होगा? एक्सपोनेंशियल होगा। अब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमारे सिलेबस में नहीं है, डिके हमारे सिलेबस में। समझ दोनों की होनी चाहिए। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होगा? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा, ग्रोथ का मतलब बढ़ना और एक्सपोनेंशियली बढ़ना। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अगर आपको एग्जामिनर डिफाइन करने को कहे, ये हमारे सिलेबस में ज्यादा डिटेल में नहीं है, डिके डिटेल में है। तो आप कहेंगे डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी डिपेंड्स ऑन क्यू पावर 1। अगर क्यू का रेट ऑफ चेंज क्यू के अपने ऊपर डिपेंड करे, आसान जबान में, जब 1/3 हो जाएगी तो रेट ऑफ चेंज भी क्या हो जाएगा? 1/3। या अगर वो बढ़ रही है, जब डबल हो जाएगी तो उसका रेट ऑफ चेंज डबल हो जाएगा, जब ट्रिपल हो जाएगी रेट ऑफ चेंज ट्रिपल हो जाएगा। उसको हम क्या कहेंगे? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। लेकिन हमने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को ज्यादा डिटेल में नहीं देखना। हेडिंग दो एक्सपोनेंशियल डिके। ये हमारा मेन काम है, क्योंकि हमने न्यूक्लियर डिके की बात करनी है। तो हमारा असल काम क्या होगा? एक्सपोनेंशियल डिके। और पहले हम इसको जनरली डिफाइन करेंगे। लिखो इफ a quantity q if a quantity q is decreasing in such a way is decreasing in such a way that its rate of change has a direct proportion
has a direct proportion with the amount present. With the amount present, then this type of decrease, is called exponential अब अगर हम इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होगी फॉर एनी अमाउंट और एनी क्वांटिटी Q, अगर ऐसा हो जाए कि डेल्टा Q ओवर डेल्टा T जो है वो डिपेंड करने लगे, लिखें if delta Q over delta T has a direct proportion with negative of Q power 1. रियान, इस रिलेशन में नेगेटिव क्यों है? व्हाट इज द रीजन फॉर द नेगेटिव साइन? जल्दी बताओ। डिके है तो कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। हाँ जी, डिके है तो कम हो रहा है, इसलिए नेगेटिव साइन है। और जो डिके का रेट है वो अमाउंट की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं इसको एक टेबल से रिप्रेजेंट करूं तो इफ दिस अप्लाइज देन डिक्रीज ऑफ Q, हाँ, देन डिक्रीज ऑफ Q कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, जो इस तरह से डिक्रीज करेगी वो क्या होगी? एक्सपोनेंशियल होगी। देन डिक्रीज ऑफ Q इज एक्सपोनेंशियल। Then decrease of Q is exponential decrease, exponential decay. Then decrease of Q is exponential और क्या हो जाएगा? decay. तो जो भी क्वांटिटी इस तरह से डिक्रीज करेगी उसका जो डिके है या डिक्रीज है वो एक्सपोनेंशियल डिके होगा। आप यूं करें, लिखें डेल्टा Q ओवर डेल्टा T। लेट्स सपोज जब Q था 10,000, जी बेटा, नहीं हुई। अच्छा, जब Q होगा 10,000, अगर उस टाइम पे डेल्टा Q ओवर डेल्टा T था -100 पर सेकेंड, व्हाट दैट मीन्स कि इसके जो 100 अमाउंट है वो हर सेकेंड में कम हो रही है। 100 कुछ भी हो सकता है, यानी कि अगर Q एटम्स थे जब 10,000, अब फर्ज करें इसका नंबर हो गया 5,000। जब इसका नंबर हो गया 5,000 तो डिके का जो रेट है वो हो गया -50 पर सेकेंड। समझ आई बात? नंबर आधा तो रेट भी आधा। इसका नंबर हो गया 2500 तो इसका जो रेट होगा वो भी क्या हो जाएगा? -50। अच्छा, ऐसा होता क्यों है रियल लाइफ में? मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूं। ये एग्जांपल अच्छी तरह समझनी है। हमारी जो नेचर है वो एक्सपोनेंशियली वर्क करती है। उसकी रीजन क्या है? मैं एक एग्जांपल देता हूं, उससे आपको बात समझ आ जाएगी। फर्ज करें अगर हम एक सेमीकंडक्टर की रेजिस्टेंस का ड्रॉप देखते हैं विद टेम्परेचर, इसको थोड़ा सिंपल करते हैं। जब हम एक सेमीकंडक्टर को हीट अप करते हैं तो उसके जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक होते हैं, ठीक है। जब उसके कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं तो लो टेम्परेचर पे जब हमने हीट करना शुरू नहीं किया होता वो खाली होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो लो टेम्परेचर पे जब हम बनते जाते हैं तो फिर हाई टेम्परेचर पे अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इंपैक्ट कम होता है। तो रेजिस्टेंस जब कम होती जाती है, ज्यादा कम जब हो जाती है, मैं समझाता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। ये एक आपके पास है सेमीकंडक्टर लो टेम्परेचर पे, इसके अंदर बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, फिर आपने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया। ये बात अच्छी तरह समझोगे तो एक्सपोनेंशियल की ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। जब हमने इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, बन चुके हैं बहुत ज्यादा। अब आप मुझे ये बताएं कि इस पे ज्यादा बॉन्ड्स का ब्रेक होना कहां पे इजी होगा? हाई टेम्परेचर पे या लो टेम्परेचर पे? ना, लो टेम्परेचर। क्योंकि हाई टेम्परेचर पे जो पहले से इलेक्ट्रॉन बन चुके हैं वो नए इलेक्ट्रॉन्स को बनने से रोकेंगे। अब जरा ये सोचो, लो टेम्परेचर पे पहले से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, उस वक्त बॉन्ड्स जब ब्रेक होंगे, लेकिन जब बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो इलेक्ट्रॉन बनेंगे। जब इलेक्ट्रॉन बनेंगे, अगर पहले से
बनेंगे। जब ज्यादा सारे इलेक्ट्रॉन पहले ही बन चुके हैं, फिर वो नए बॉन्ड्स को ब्रेक होने से रोकेंगे और इलेक्ट्रॉन को नहीं बनने देंगे। आसान जबान में, जब कोई क्वांटिटी का प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉन है, जब प्रोडक्ट बन जाता है तो वो प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट को ब्रेक होने से रोकना शुरू कर देता है। समझ आ गई बात? इस तरह की सब एग्जांपल्स जहां पे प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट को ब्रेक होने से रोकेगा, वो सब के सब क्या होंगे? एक्सपोनेंशियल होंगे। जैसे इस एग्जांपल में क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं है, जब इलेक्ट्रॉन का सैचुरेशन हो जाएगा तो नए बॉन्ड जब ब्रेक होंगे, वो कैसे ब्रेक होंगे? इलेक्ट्रॉन तो उनको जगह नहीं देंगे। एक क्लास खाली पड़ी हुई है, उसमें बच्चे आ रहे हैं, वो तो इजीली आ सकते हैं। अगर क्लास में पहले से बच्चों का रश है या स्कूल में, तो वहां पे बच्चों का एंटर होना, फर्ज करें कोई जलसा हो रहा है, उसमें पहले से बंदे नहीं है, तो बंदों का एंटर होना क्या होगा? इजी होगा। जब बंदे जमा हो जाएंगे फिर क्या होगा? फिर बंदों को जगह नहीं मिलेगी। इसी को हम एक्सपोनेंशियल कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल। देखें, शुरू में जब जगह जमा होते गए, यानी कि बंदों का जो नंबर है वो बंदों के आने या जाने को कंट्रोल कर रहा है। जहां पे नंबर जो है जो पहले से प्रेजेंट है वो रेट को कंट्रोल करेगा, वो चीज एक्सपोनेंशियल होगी। जहां पे जो पहले से अमाउंट होगी, अगर वो आने वाली अमाउंट या जाने वाली अमाउंट को कंट्रोल करना शुरू कर देगी, तो वो प्रोसेस क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। बात समझ आ गई? तो जिस तरह हम जलसे में बंदे की बात कर रहे हैं या जिस तरह हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, हमारी जो नेचर होती है वो भी इसी तरह बात करती है। जितनी बनना होता तो जो रिएक्शन होता है वो फास्टर होता है। जब प्रोडक्ट बनना शुरू होता है तो रिएक्शन को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। इस वजह से मोस्ट ऑफ द प्रोसेसेस आर एक्सपोनेंशियल। अब हम बात करते हैं, अच्छा, अब एक्सपोनेंशियल की बेसिक समझ क्या हो गई कि जब किसी रिएक्शन का रेट उस रिएक्शन की या उस रिएक्टेंट की अमाउंट पावर 1 पे डिपेंड करेगा। अगर अमाउंट हो जाएगी हाफ, अमाउंट के हाफ होने से रेट क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। अमाउंट के इस तरह की जितनी भी चेंजेस है, ऑल ऑफ देम आर एक्सपोनेंशियल। अच्छा, अब इसकी जो हम ई पावर वाली इक्वेशन लिखते हैं, अगर आप में से कोई बायो वाला बच्चा है तो वो ये वाला पार्ट इग्नोर करेगा। बायो स्टूडेंट्स, ये सिलेबस में नहीं है जो मैं अभी बता रहा हूं। बायो स्टूडेंट्स मस्ट इग्नोर। ये जो मैं इस जगह पे लिखूंगा ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है तो हमें देखना चाहिए। अब ये रेट वाली कहानी है क्या असल में? ठीक है, और ये जो मैं अभी बता रहा हूं ये दिस इज नॉट इन सिलेबस। बच्चों बात ये है, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है मैथ्स वाले बच्चों के लिए। डी क्यू ओवर डी टी, क्या मैं डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी को डी क्यू ओवर डी टी लिख सकता हूँ? यस और नो? लिख सकता हूँ ना? फर्ज करें जी हम कहते हैं ये प्रोपोर्शनल है क्यू पावर 1 के। अब अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करके इसको सॉल्व कर दें, डी क्यू ओवर डी टी इक्वल लगा के क्या बन जाएगा? माइनस के टाइम्स क्यू। अच्छा, आप डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं? क्यू को अलग कर लो, 1 ओवर क्यू, और साथ क्या आ जाएगा? डी क्यू, और बेटा बातें नहीं, इस तरफ आ जाएगा माइनस के टाइम्स डी टी। कहानी क्लियर यहां तक? अच्छा, अब लिमिट्स कैसे लगाते हैं? अब अगला स्टेप क्या होगा? इंटीग्रेशन लगाएंगे ना। आप बायो लेती हैं, मैथ्स भी लेती हैं, चले आप इग्नोर करें, आप ये जो ये वाली जगह है इसको इग्नोर कर दें। अच्छा बच्चों, अगर हम अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन इधर से भी और इधर से भी, इंटीग्रेशन की लिमिट्स कैसे लगेंगी? फर्ज करें अगर हम टाइम को रिलेट करते हैं क्यू की अमाउंट के साथ, जब टाइम 0 है उस वक्त हम क्यू की अमाउंट को कह देते हैं क्यू नॉट, और जब टाइम हो गया टी फर्ज करें, उस वक्त क्यू की अमाउंट क्यू हो गई। सो स्टार्ट में इट वाज क्यू नॉट, जब थोड़े टाइम के बाद हमने देखा तो क्यू रह गया, चीज कम हो रही है ना, तो क्यू नॉट क्या था? ज्यादा था। कम होते होते 0 टाइम पे इट वाज क्यू नॉट, और टी टाइम पे क्या हो गया? टी टाइम पे इट वाज क्यू। ठीक, बायो वाले स्टूडेंट ये वाला पार्ट इग्नोर करेंगे। कुमैल 1 ओवर क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा? जल्दी से बताओ। 1 ओवर क्यू का तो मैथ्स वाले नहीं हो? ln q 1 ओवर क्यू का इंटीग्रेशन होगा नेचुरल लॉग ऑफ क्यू। यू नो दैट, जो मैथ्स पढ़ते हैं। अच्छा, इसकी लिमिट्स क्या आ जाएंगी? इसकी लिमिट्स आ जाएंगी क्यू नॉट से लेके क्यू तक, और राइट साइड पे
माइनस के का इंटीग्रेशन क्या होगा? फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ कांस्टेंट -3 और dt, जीरो तो क्या बनेगा? नहीं सॉरी माइनस, तुम्हें मैथ्स भी नहीं आती आज, ये भी पता चल गया। सॉरी सर माइनस के टी हाँ, और लिमिट्स क्या होंगी? और यान आज ये भी पता चल गया तुम्हें मैथ्स नहीं आती, 0 से t तक। अच्छा ठीक है बच्चों, अब लिमिट्स पुट करते हैं, क्या बन जाएगा? नेचुरल लॉग ऑफ q माइनस हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ q नॉट, और इधर से आ जाएगा -k टाइम्स t माइनस 0। आई थिंक जो मैथ्स पढ़ते हैं उनको समझ आ रही होगी। ठीक है, अब नेचुरल लॉग ऑफ क्या बन जाएगा आखिर में? q ओवर q नॉट, और इस तरफ से आ जाएगा -kt। लॉग को रिमूव करेंगे, क्या लगेगा? जल्दी से बताओ। हाँ, हो गया एक्सपोनेंशियल। तो अब ये एक्सपोनेंशियल क्यों होता है? अब सिर्फ आप ये देखें कि हमने स्टार्ट कहां से किया था, वही रेट वाली चीज से, और कन्वर्ज कहां पे हुआ? एक्सपोनेंशियल वाली चीज पे। तो असल में जो हम ई पावर लिखते हैं वो फिजिकली होता है इफ रेट ऑफ समथिंग। बेटा आपके लिए जो बायो वाले बच्चे हैं या जो फिजिक्स वाले भी बच्चे हैं, दो चीजें हमारे सिलेबस में, ये पहली चीज और ये आखिरी चीज। और इस पहली और आखिरी चीज को मैं रट्टा बनवाऊंगा आपको। जब भी ऐसे होगा कि कोई चीज जो है वो रेट की फॉर्म में चल रही है और वो रेट पावर 1 पे डिपेंड कर रही है, अगर किसी चीज का रेट उसकी अमाउंट पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है, तो फाइनली वो क्या बन जाएगा? एक्सपोनेंशियल बन जाएगा। अब समझ आ गई बात? तो रेट जब अमाउंट पावर 1 पे डिपेंड करती है, उसी को जब हम मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं तो आखिर में क्या आ जाता है? ई पावर। अब इसका जो इंटर कन्वर्जन है, बच्चों थोड़ा सा भी रोक जाओ, 1 मिनट मुझे और चाहिए। अब आपने जो बात याद रखनी है वो क्या है? कॉपी हो गया यहां तक? आपने ये बात याद रखनी है, रट्टा लगाना है। जब भी आपके पास इस तरह का रिलेशन होगा, इसको अच्छा सा रट्टा लगाना है। अगर आपको इस तरह से दिया जाए डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू, ये चल रहे पहले प्रोपोर्शनल टू माइनस क्यू पावर 1, तो कुमैल ये समझ आ रहा है आपको? चलें, अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करता हूं तो क्या लगेगा? अब जो हम अभी पढ़ रहे हैं सिलेबस में, तो इक्वल लगेगा और क्या हो जाएगा? कांस्टेंट टाइम्स क्यू पावर 1। ठीक है जी। अब आपने एक रट्टा लगाना है, वो ये कि जब भी आपके पास इस तरह का रिलेशन होगा, आप लोगों की गाड़ियां वगैरह तो नहीं आ गई होंगी बेटा? चलो यहां से आगे कल कंटिन्यू करते हैं, ये मैं कल बता दूंगा। समझ आ गई रिलेट कैसे हुआ है? एक्सपोनेंशियल कहां से आया है? मैथमेटिकली जब उसी को सॉल्व करते हैं, तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि व्हाट इज एक्सपोनेंशियल और आप मुझे कहेंगे ये वाली कर्व होगी या ये वाली कर्व होगी, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। क्योंकि एक्सपोनेंशियल होता है जब rate of something depends on amount power 1, then it's an exponential change. Amount double, rate double. Amount triple, rate triple. सर किसी का कौन सा रिएक्शन होगा एक्सपोनेंशियल? बताओ जरा। फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर? फर्स्ट ऑर्डर। वेरी गुड, यार उसको करने दे देना आंसर। सर हाँ रियान बताओ। सर ई की पावर हो जाएगा ना माइनस के क्यू। हाँ हाँ, आप सही फरमा रहे हैं। ये हो जाएगा क्यू ओवर क्यू नॉट। ये मैं समझाऊंगा ना नेक्स्ट क्लास में। सही हाँ वो भी है, वो भी। कुमैल आई थिंक ये हमने थोड़ा बहुत सीखा हुआ भी है पहले।